पर्वत देवता ने कहा, मैं अपनी क्यूई को पोषण देने के लिए पढ़ रहा हूं। मेरा शरीर पहले से ही धार्मिक ऊर्जा की विशाल मात्रा में विलीन हो चुका है। आप जैसा दुष्ट भूत मुझसे कैसे लड़ सकता है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, पर्वत देवता ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और 1000 साल पुराने दुर्भावनापूर्ण भूत को पकड़ लिया। भागो! 1000 साल पुराने दुर्भावनापूर्ण भूत ने देखा कि ये पर्वत देवता के लिए कोई मुकाबला नहीं था और भागने के लिए मुड़ गया। हालांकि पर्वत देवता ने भूत को उसकी गर्दन से पकड़ लिया और उसे पूरा निगल लिया। पर्वत देवता भी अपनी क्यूई को पोषण देने के लिए पड़ रहे थे। उनकी खेती बहुत बढ़ गई। यही कारण था कि वो हजारों साल पुराने दुर्भावनापूर्ण भूत को आसानी से खा सकता था। पर्वत देवता का शरीर जल्दी से गायब हो गया। माउंटेन गॉड टेम्पल में माउंटेन गॉड की मूर्ति सफेद धुएं से घिरी हुई थी। ध्यान से सुनो। रुद्रसेन और नीरव के पढ़ने की आवाज के अलावा किसी और के पढ़ने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। ये हल्का सा ही साफ दिखाई दे रहा था। ये माउंटेन गॉड होना चाहिए जो स्कॉलर नीरव के साथ गुप्त रूप से द डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन पुस्तक पढ़ रहा हो। ब्लू क्लाउड संप्रदाय ने कुछ बुजुर्गों को यह जांचने के लिए भेजा कि दुष्ट दानव विशेषज्ञों और भूमिगत राक्षसों ने प्राचीन बर्बर खनन क्षेत्र को घेरने का क्या कारण बनाया था। यह कहा गया था कि एक शक्तिशाली अस्तित्व ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें चौथे खनन क्षेत्र के नीचे कुछ चौंकाने वाला पता चला है। उस दिन आसमानी आभा ने आकाश को भर दिया। ऐसा कहा जाता था कि जब वह बात सामने आई तो ब्लू क्लाउड संप्रदाय ने 2 बुजुर्गों को खो दिया। हालांकि उस चीज को ब्लू क्लाउड संप्रदाय के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ ने दबा दिया था। फिर वे जल्दी से चले गए। रुद्रसेन हैरान थे। प्राचीन बर्बर खनन क्षेत्र के नीचे क्या दफन किया गया था? लेकिन जाहिर है केवल ब्लू क्लाउड संप्रदाय के उच्चा भी जानते थे। अगले दिनों में खेती के अलावा रुद्रसेन विद्वान नीरव के साथ अध्ययन करने के लिए बांस के जंगल में चले गए। पढ़ने से व्यक्ति की ऊर्जा का पोषण होता है, खासकर अब जब रुद्रसेन यिन्यांग क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे। पढ़ने से व्यक्ति की ऊर्जा का पोषण होता है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। यिन्यांग क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत कठिन काम था और रुद्रसेन का संचय बहुत शक्तिशाली था। यिन्यांग क्षेत्र में प्रवेश करने की कठिनाई शायद अन्य काश्तकारों की तुलना में 10 गुना से अधिक या दर्जनों गुना अधिक कठिन थी। ये बिंदु रुद्रसेन पहले से ही तैयार थे। लेकिन अगर रुद्रसेन टूट सकता है, खैर उसकी खेती निश्चित रूप से समान स्तर के अन्य काश्तकारों की तुलना में 10 गुना से अधिक या दर्जनों गुना अधिक होगी। प्रयास और इनाम आनुपातिक थे। ये खेती की दुनिया का नियम था। पलक झपकते ही ट्रायल पीरियड आने वाला था। रुद्रसेन ने कुछ महीनों तक विद्वान नीरव के साथ अध्ययन किया। उनके पूरे स्वभाव में बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी मानसिकता में बदलाव था। रुद्रसेन ने महसूस किया कि जब वह खेती का सामना करते हैं तो वो अधिक सहज होते हैं। साधना में उनका विश्वास भी अधिक दृढ़ था। रुद्रसेन पहले से ही अपने साथी संप्रदाय के सदस्यों के साथ ब्लू क्लाउड संप्रदाय में लौटने वाले थे। वह विशेष रूप से विद्वान नीरव को विदाई देने आए थे। इस विदाई के बाद वो नहीं जानता था कि क्या कोई दिन ऐसा होगा जब वे फिर से मिलेंगे। अपनी पढ़ाई की उपेक्षा मत करो, नीरव ने भारी मन से कहा। मैं आपकी शिक्षाओं को याद रखूंगा। रुद्रसेन ने विद्वान नीरव को प्रणाम किया। फिर वह चला गया। रुद्रसेन, वहीदा और अन्य लोग फिर से उत्तरी उजाड़ शहर पहुंचे। वह अभी अभी नॉर्दर्न डिसोलेशन सिटी के टेलीपोर्टेशन पोर्टल से बाहर निकला था। एक अधेड़ उम्र का किसान आया और पूछा, क्या आप रुद्रसेन या सेन गोंगजी हैं? ये सही है। मैं आपको कैसे संबोधित करूं? रुद्रसेन ने अपनी मुट्ठियां पकड़ ली। मैं सिटी लॉर्ड्स ऑफिस से पंशुल हूं। मुझे यंग मास्टर से सेन गोंगजी के लिए यहां इंतजार करने का आदेश मिला है। पंशुल ने आदरपूर्वक कहा।
रुद्रसेन ने अमन सोनी के बारे में सोचा। वे भूमिगत दुनिया में मिले थे। अमन सोनी ने उन्हें आमंत्रित किया था। ऐसा लग रहा था कि अमन सोनी ने मोटे तौर पर उत्तरी उजाड़ शहर में पहुंचने के समय की गणना की थी, इसलिए उसने लोगों को टेलीपोर्टेशन पोर्टल की सुरक्षा के लिए भेजा था। कृपया रास्ता दिखाएं। रुद्रसेन ने अपनी मुट्ठियां पकड़ ली। सर, कृपया गाड़ी पर चढ़े। दूर से कुछ पशु गाड़ियां आई और पंशुल ने रुद्रसेन को सवार होने के लिए आमंत्रित किया। रुद्रसेन पहली जानवर की गाड़ी में सवार हुए, जबकि अन्य जानवरों की गाड़ियों में सवार हुए। नॉर्दर्न वेस्टलैंड सिटी में तबाही मचाने वाला लड़का वापस आ गया है। वो ब्लू क्लाउड संप्रदाय में वापस जा रहा होगा। वो पांशुल है ना? सिटी लॉर्ड्स कार्यालय के तीसरे प्रबंधक। ये दिलचस्प है। सिटी लॉर्ड्स कार्यालय ने वास्तव में उस लड़के को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। यान ड्रैगन गैंग के पास उत्तरी बंजर भूमि शहर में अच्छा समय नहीं होगा। यान ड्रैगन गैंग के पास 3 यिन यांग दायरे के किसान हैं। उनमें से 2 की भूमिगत दुनिया में मृत्यु हो गई। अब केवल विवान ही बचा है। सिटी लॉर्ड्स ऑफिस जानता है कि क्या करना है। बस रुको और देखो। उत्तरी बंजर भूमि शहर के 3 सबसे बड़े गिरोहों में से एक, यान ड्रैगन गैंग, को संभवतः किसी अन्य गिरोह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। कई लोगों ने उनकी ओर इशारा किया। भाई रुद्र, आप अंत में यहां हैं। जब रुद्रसेन सिटी लॉर्ड्स ऑफिस पहुंचे तो अमन सोनी पहले से ही प्रताप कबीले के अन्य उत्कृष्ट सदस्यों के साथ बाहर इंतजार कर रहे थे। भाई अमन, रुद्रसेन मुस्कुराए और अपनी मुट्ठी पकड़ ली। अमन सोनी सभी को सिटी लॉर्ड्स ऑफिस में ले गए। फिर भोज शुरू हुआ। भोज बहुत जीवंत था। प्रताप वंश के कई युवा सदस्यों ने रुद्रसेन को उत्सुकता से देखा। वे स्वाभाविक रूप से अगस्त्य के साथ रुद्रसेन की लड़ाई के दृश्य के बारे में जानते थे। उस दिन एक ही रात में मृत्यु भूमि के चारों ओर सौली के दायरे में का क्षेत्र बंजर हो गया। अनगिनत किसान मारे गए और यहां तक कि कुछ सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ भी गिर गए। भाई रुद्र, क्या तुमने सुना है कि उस दिन क्या हुआ था? अमन सोनी ने पूछा। रुद्रसेन ने जवाब दिया, हालांकि मुझे पता है, मैंने कभी इसका अनुभव नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। उस समय रुद्रसेन बेहोश हो गए थे। वो वास्तव में नहीं जानता था कि ऐसा क्या हुआ था जिससे इतनी भयानक बात हुई। हम बेहद भाग्यशाली थे कि हम जल्दी चले गए, अन्यथा हम मर गए होते। अमन सोनी खुश हो गई। प्रताप कबीले के एक सदस्य ने कहा, मैंने सुना है कि मृत्यु भूमि की गहराई में कुछ ने एक कदम उठाया है। चलो उन भयानक अस्तित्वों के बारे में बात नहीं करते हैं। हम परेशानी को आकर्षित नहीं करना चाहते हैं। अमन सोनी ने कहा। प्रताप कबीले के सदस्य ने जल्दी से सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। मृत्यु की भूमि की गहराई में अस्तित्व किसी के लिए भी वर्जित था। उनके बारे में बात करने से मना किया गया था। अगर वे इसके बारे में लापरवाही से बात करते हैं तो ये बहुत संभावना थी कि कुछ भयानक चीजें होंगी। इसलिए बहुत कम लोगों ने उनके बारे में बात की। रुद्रसेन 3 दिनों तक सिटी लॉर्ड्स के कार्यालय में रहे। रुद्रसेन ने अलविदा कहा। उन्होंने ब्लू क्लाउड संप्रदाय में लौटने के लिए टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग किया। जो शिष्य प्रशिक्षण के लिए बाहर गए थे वे भी लौट आए। मैं हमेशा चिंतित रहा हूं कि आपके साथ कुछ हो सकता है। आखिरकार वो क्षेत्र बहुत शांतिपूर्ण नहीं है। बबलू बेनार्जी ने जब देखा कि रुद्रसेन ठीक है तो उन्होंने राहत की सांस ली। वो क्षेत्र वास्तव में शांतिपूर्ण नहीं था। सबसे पहले मृत्यु की भूमि में कुछ भयानक हुआ था। फिर दुष्ट दानव जाति और भूमिगत दानव जाति के विशेषज्ञों ने प्राचीन बर्बर खनन क्षेत्र को घेर लिया था। रुद्रसेन ने कहा, मैं जीवित वापस आने में सक्षम होने के लिए आभारी हूं। रुद्रसेन ने पूछा, ये क्या है? क्या आपने इसके बारे में सुना है? मुझे यकीन नहीं है। हालांकि ब्लू क्लाउड संप्रदाय में वापस जाते समय कुछ भयानक हुआ। बबलू बेनार्जी ने कहा। क्या हुआ? रुद्रसेन के दिल की धड़कन रुक गई और वो मदद नहीं कर सका लेकिन पूछ सका।
कुछ ऐसा जो इविल डेमन रेस और अंडरग्राउंड डेमन रेस के विशेषज्ञों को युद्ध में जाने के लिए मजबूर कर सकता है। ये कैसे आसान हो सकता है? 7 डीकन, डीकन और पागल, पागल, 3 यिन यांग दायरे के बुजुर्ग, डीकन ने कहा। बबलू बेनार्जी ने डर के साथ कहा। उस दानव की वजह से रुद्रसेन के हाव भाव थोड़े बदल गए। बबलू बेनार्जी ने सिर हिलाया। क्या खबर विश्वसनीय है? रुद्रसेन ने पूछा। बेशक, लेकिन ये विश्वसनीय है। वे सड़क पर रुक गए, कुछ दिनों के लिए उस क्षेत्र में रुके जहां मैं ली प्रशिक्षण के लिए गया था। बबलू बेनार्जी ने कहा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि दानव सरल नहीं है। ये निश्चित रूप से बहुत है भयानक। हालांकि ब्लू क्लाउड संप्रदाय के लिए मुझे डर है कि ये कोई आशीर्वाद नहीं है। बबलू बेनार्जी ने कहा, उस चीज को ब्लू क्लाउड संप्रदाय में नहीं लाया जाना चाहिए था। इविल डेमन रेस और अंडरग्राउंड डेमन रेस के विशेषज्ञों ने इसे प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास किए और ये बहुत भयानक है। हमें इसे अमरता के महल में भेजना चाहिए था और उन्हें इससे निपटने देना चाहिए था। रुद्रसेन ने भौहें सिकोड़ ली। मनुष्य लालची है, लालची, बबलू बेनार्जी ने कहा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। ये चीजें कुछ ऐसी नहीं थी जिन्हें वह नियंत्रित कर सकता था। आखिर वह तो सिर्फ एक शिष्य था। मुझे आशा है कि ये ब्लू क्लाउड संप्रदाय के लिए आपदा नहीं लाएगा। रुद्रसेन ने आह भरी। लौटने के 3 दिन बाद फायर किलिन भी ब्लू क्लाउड संप्रदाय में लौट आया। वह छोटी लड़की आपके साथ नहीं आई थी, है ना? फायर किलिन ने सावधानी से पूछा। वो बड़ों के साथ चली गई, रुद्रसेन ने कहा। आपने कहा था कि वो बड़ों के साथ चली गई। फायर किलिन का मुंह हिंसक रूप से फड़क गया। क्या कुछ गड़बड़ है? रुद्रसेन ने अग्नि किलिन की ओर देखा। उसने महसूस किया कि फायर किलिन लव्यानी के आसपास अजीब तरह से काम कर रहा था। फायर किलिन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। बेशक कुछ भी गलत नहीं है। रुद्रसेन ने पूछा, पिछली बार आप प्राचीन बर्बर खदान में गए थे और कहा था कि आपके पास मुझे बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। आप क्यों गए? आप मुझे क्या महत्वपूर्ण बात बताना चाहते थे? देवताओं के खंडहर खुलने वाले हैं, फायर किलिन ने कहा। देवताओं के खंडहर, वो कौन सी जगह है? रुद्रसेन ने पूछा। पूर्वी सागर की गहराई में देवताओं के अंतहीन खंडहर है। यहीं पर देवता गिर गए। ऐसी अफवाहें भी हैं कि देवताओं के खंडहरों में एक मार्ग है जो अमर दुनिया की ओर जाता है। ये अतीत में एक अत्यंत शक्तिशाली जाति द्वारा बनाया गया था और अनगिनत लोग इसे खोजने के लिए वहां जाते हैं। आग किलिन तरस रही थी। अमर दुनिया, रुद्रसेन चौंक गए। फायर किलिन ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, शीर्ष विशेषज्ञ वहां जाएंगे। यदि वास्तव में उस मार्ग में प्रवेश करने का अवसर है तो ये एक महान अवसर होगा। रुद्रसेन ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा। वह उन शीर्ष विशेषज्ञों के पागलपन को समझ सकता था। उनके लिए देवता क्षेत्र में प्रवेश करना बेहद मुश्किल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि दुनिया बदल गई थी। प्राचीन युग के बाद देवलोक महाद्वीप में भगवान बनना अत्यंत कठिन था। हालांकि अगर कोई अमर दुनिया में प्रवेश कर सकता है, भगवान बनने का तो जिक्र ही नहीं। देवता क्षेत्र की बेड़ियों को तोड़ना भी संभव था। सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करें। क्या देवताओं के खंडहरों में आपके लिए कुछ उपयोगी है? रुद्रसेन ने पूछा। जीवन का वसंत, मैं इसे खोजना चाहता हूं। अगर मैं इसे पा सकता हूं तो मैं अपनी थकी हुई दिव्य शक्ति को पुनः प्राप्त करने में सक्षम हो जाऊंगा। फायर किलिन इसका इंतजार कर रहा था। फिर यह जारी रहा, देवताओं के खंडहरों में एक और खजाना है। मुझे आशा है कि आप इसे पा सकते हैं। ओह, ये क्या है? रुद्रसेन हैरान थे। विश्व वृक्ष। सटीक होने के लिए यह विश्व वृक्ष का एक टुकड़ा है। फायर किलिन की आंखें चमक उठीं। विश्व वृक्ष,
वो क्या है? रुद्रसेन हैरान था। दुनिया की शुरुआत में दो दिव्य वृक्षों का जन्म हुआ, जीवन का वृक्ष और विश्व वृक्ष। जीवन का वृक्ष जीवन के वसंत का पोषण करता है। जीवन के वसंत में लोगों को मृतकों में से वापस लाने की क्षमता है। विश्व वृक्ष ब्रह्मांड में सबसे शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित करता है। आपने बहुत अधिक ऊर्जा जमा कर ली है। भविष्य में आपके लिए इसे तोड़ना और भी कठिन हो जाएगा। यदि आप विश्व वृक्ष का एक टुकड़ा पा सकते हैं, तो आप इसे विश्व वृक्ष के पौधे में बदल सकते हैं और इसे अपने डेंटिन में लगा सकते हैं। पौधा दिन रात ब्रह्मांड में शुद्धतम ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम होगा। आप बहुत जल्दी मजबूत बनने में सक्षम होंगे। इतना शक्तिशाली? रुद्रसेन चौंक गए। 20 साल पहले मैं एक युवक से मिला। उनके शरीर में लगाए गए विश्व वृक्ष के एक टुकड़े द्वारा पोषित एक पौधा था, और वह 1 लाख वर्षों में अमर क्षेत्र में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। फायर किलिन की निगाहें जल्दबाजी में थी। ये व्यक्ति कौन है? रुद्रसेन ने सदमे में पूछा। जाहिर है, जिस व्यक्ति का उल्लेख फायर किलिन ने किया वो स्वर्ग और पृथ्वी की बेड़ियों को तोड़ने में सक्षम था। उन्होंने अमर क्षेत्र में प्रवेश किया। क्या ये विश्व वृक्ष के पौधे से संबंधित था? फायर किलिन ने सार्थक रूप से कहा, आपको देरसबेर पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति कौन है। इसलिए जब भगवान के खंडहर खुलते हैं, तो आपको विश्व वृक्ष का एक टुकड़ा ढूंढना होगा, फिर इसे सक्रिय करना होगा और इसे विश्व वृक्ष के पौधे में विकसित करना होगा। जब तक आप सफल होंगे, आपका भविष्य अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। लेकिन मैं विश्व वृक्ष का एक टुकड़ा कैसे ढूंढ सकता हूं? परमेश्वर के खंडहर बहुत बड़े होने चाहिए, है ना? क्या इसे ढूंढना स्वर्ग पर चढ़ने जितना कठिन नहीं होगा? रुद्रसेन ने पूछा। यह पत्ता विश्व वृक्ष का पत्ता है। फायर किलिन ने एक पत्ता निकाला। ये एक हथेली के आकार का था। रुद्रसेन ने इसे ध्यान से देखा और देखा कि उस हरी बत्ती की सतह पर कई निशान थे। ये नसें दिव्य रून की तरह थी। उसने कुछ देर तक उसे देखा। इससे रुद्रसेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका सिर फटने वाला है। ये पत्ता बहुत अजीब है। रुद्रसेन ने जल्दी से दूसरी ओर देखा। उसके सिर में दर्द। तभी वो गायब हो गया। विश्व वृक्ष का पत्ता ले लो। यदि आप वास्तव में विश्व वृक्ष का एक टुकड़ा पा सकते हैं, तो आप इसे महसूस करने में सक्षम होंगे। फायर किलिन ने कहा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और पत्ता रख लिया। मैंने तुम्हें वो वस्तु दे दी है, मुझे जाना चाहिए। फायर किलिन ने अपने पंजे लहराया। क्या तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो? रुद्रसेन ने पूछा। भगवान के खंडहर आधे साल से अधिक समय तक खुलेंगे, और इस दौरान मुझे कुछ ध्यान रखना होगा। हम परमेश्वर के खंडहरों में मिलेंगे। आप पहले से ईस्ट सी वर्ल्ड में भी जा सकते हैं और इससे खुद को परिचित कर सकते हैं। फायर किलिन ने कहा। ठीक है। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और कहा, सावधान रहना, चिंता मत करो। फायर किलिन फिर चला गया। भगवान के खंडहर, विश्व वृक्ष का एक टुकड़ा। रुद्रसेन ने एक गहरी सांस ली। अब रुद्रसेन अपने परिवार की नफरत ढो रहे थे। उसकी मां अभी भी तारों वाली आकाश की दुनिया की गहराई में 9 स्वर्ग देवता शोक ताबूत द्वारा दबा दी गई थी। उसके पिता उसकी मां को बचाने गए थे और ऐसा लग रहा था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। समय सबसे महत्वपूर्ण था। उन्हें अपनी साधना के स्तर को जल्दी से ऊपर उठाना पड़ा। हालांकि अपनी साधना के स्तर को जल्दी से बढ़ाने के लिए यह कहना आसान था, लेकिन अब फायर किलिन ने रुद्रसेन को अपनी साधना के स्तर को तेजी से बढ़ाने की उम्मीद दी थी। विश्व वृक्ष का एक टुकड़ा, विश्व वृक्ष का एक पौधा। इस बार उन्हें विश्व वृक्ष का पौधा प्राप्त करना था। इस अवधि के दौरान आंतरिक अदालत शांतिपूर्ण नहीं थी, क्योंकि 1 वर्ष में आंतरिक अदालत प्रतियोगिता फिर से शुरू होगी। आंतरिक दरबार में कोई छोटी प्रतिस्पर्धा नहीं थी, केवल एक बड़ी प्रतियोगिता थी। हर 3 साल में एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी।
शिष्यों के साधना स्तर का परीक्षण करने के लिए, और बड़ी प्रतियोगिता के पुरस्कार बेहद उदार थे। बड़ी प्रतियोगिता में पहला स्थान, इनाम यिन यांग क्रिएशन पिल था। ये गोली एक कृषक को यिन यांग दायरे से बाहर निकलने में मदद कर सकती है। केवल यही प्रभाव, ये किसी को भी पागल करने के लिए काफी था। इसके अलावा बड़ी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 10,000 शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों से भी पुरस्कृत किया जाएगा। उन्हें खेती करने के लिए एक फ्लैश में छोटी दुनिया में प्रवेश करने का मौका भी मिल सकता है। एक फ्लैश में छोटी सी दुनिया, ये ब्लू क्लाउड संप्रदाय का पवित्र स्थल था। कहा जाता था कि उस स्थान पर समय का नियम था। यह आश्चर्यजनक था। एक दिन के लिए एक छोटी सी दुनिया में खेती करना एक महीने के लिए बाहर खेती करने के बराबर हो सकता है। एक महीने के लिए छोटी दुनिया में खेती करना कुछ वर्षों के लिए बाहर खेती करने के बराबर हो सकता है। रुद्रसेन को अब स्वर्ग से जीवन छीनने की जरूरत थी, इसलिए रुद्रसेन इस बड़ी प्रतियोगिता का इंतजार कर रहे थे। रुद्रसेन ने समय का अनुमान लगाया। परमेश्वर के खंडहरों के खुलने में अभी भी लगभग आधा साल बाकी था, और संप्रदाय प्रतियोगिता में 1 साल का समय लगेगा। यह सिर्फ इसे याद करने के लिए पर्याप्त था। भले ही वो परमेश्वर के खंडहरों से वापस आ गया हो, वह इनर कोर्ट प्रतियोगिता को मिस नहीं करेंगे। रुद्रसेन ने मूल रूप से बबलू बेनार्जी को भगवान के खंडहरों में आमंत्रित करने की योजना बनाई थी, लेकिन बबलू बेनार्जी को कुछ करना था और उन्होंने संप्रदाय छोड़ दिया। रुद्रसेन ने अकेले पूर्वी सागर में जाने का फैसला किया। इस दिन महान एल्डर ज्ञानेश ने रुद्रसेन को सूचित करने के लिए किसी को भेजा। उसने उसे भीतरी दरबार के शिष्य के हॉल में जाने के लिए कहा। रुद्रसेन को नहीं पता था कि ज्ञानेश ने उसे क्यों बुलाया था। वह भीतरी दरबार के शिष्य के हॉल की ओर चला गया। जब वह पहुंचे तो उन्होंने पाया कि काफी संख्या में शिष्य इकट्ठे हुए थे। दर्जनों शिष्य भीतरी दरबार के शिष्य के हॉल के बाहर भी रुक गए, जैसे कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आ गया हो। क्या हुआ? रुद्रसेन ने उत्सुकता से पूछा। ये वह महिला है जिसे वरिष्ठ भाई हृदयांश आर्य लाया था, एक शिष्य ने उपहास किया। महान वरिष्ठ भाई हृदयांश आर्य? रुद्रसेन हैरान थे। हृदयांश आर्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उनकी प्रतिष्ठा 72 उत्तरी राज्यों तक ही सीमित नहीं थी। यहां तक कि उन्हें पूरे देवलोक महाद्वीप की युवा पीढ़ी के बीच शीर्ष 3 में स्थान दिया जा सकता है। हृदयांश आर्य केवल 25 वर्ष का था। वह पहले से ही यिन यांग क्षेत्र के 10वें स्तर पर था। इस तरह की खेती बहुत भयानक थी। इस महिला को 3 साल पहले बड़े भाई हृदयांश द्वारा संप्रदाय में वापस लाया गया था। अब वो वरिष्ठ भाई हृदयांश आर्य के किंगटियन पीक की प्रबंधक है। बड़े भाई हृदयांश की प्रतिष्ठा पर भरोसा करते हुए इस महिला को संप्रदाय में उच्च और शक्तिशाली कहा जा सकता है। वह यिन यांग क्षेत्र के कई मुख्य शिष्यों से भी अधिक दिखावटी है। एक अन्य शिष्य ने कहा। इस समय कई बुजुर्ग और 1 दर्जन उपयाजक चंद्रमा को घेर रहे थे। नीली पोशाक में एक लंबी महिला हॉल से बाहर चली गई। इस महिला को देखकर रुद्रसेन का चेहरा अविश्वास से भर गया। ये वह कैसे हो सकता है? देखो, महाप्रबंधक लियू बाहर आ रहा है। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के ग्रीन स्काई पीक के महाप्रबंधक के रूप में सेवा करने और उनका विश्वास हासिल करने में सक्षम होने के लिए उनकी स्थिति स्वाभाविक रूप से असाधारण है। अगर मैं एक गार्ड के रूप में सबसे बड़े भाई के ग्रीन स्काई पीक में प्रवेश कर सकता हूं, तो मैं एक उल्कापिंड वृद्धि करने में सक्षम हो जाऊंगा। सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई एक सुपर जीनियस है जो 10,000 वर्षों में केवल एक बार प्रकट होता है। देर इज बेर, वो ईश्वर स्तर का पावर हाउस बन जाएगा। कई लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। हालांकि ब्लू क्लाउड संप्रदाय में गिरावट आई थी। हालांकि ब्लू क्लाउड संप्रदाय ने हृदयांश आर्य जैसी अद्वितीय आकृति का पोषण किया था। यह कहा जा सकता है कि वह चौंकाने वाला प्रतिभाशाली था। रुद्रसेन ने बाहर निकलने वाली महिला को घूर कर देखा। वो थोड़ा अनुपस्थित दिमाग वाला था।
क्योंकि चाहे कुछ भी हो, रुद्रसेन को उम्मीद नहीं थी कि यह महिला होगी। मालविका, वज्रदेश, शाही राजधानी के स्वामी, क्या यह व्यक्ति 8वें राजकुमार विराज के लोगों में से एक नहीं था? रुद्रसेन को स्पष्ट रूप से याद था कि वह और शनाया देवयानी खाना खाने गए थे। फिर भगवान डेनी के पुत्र शिव कुमार शनाया देवयानी को चिढ़ाने के लिए काफी साहसी थे। उन्हें रुद्रसेन ने सबक सिखाया था। बाद में ये मालविका दिखाई दी। उसने उन 12 ईगल गार्ड्स को भी बुलाया जिन्हें 8वें राजकुमार ने रुद्रसेन से निपटने के लिए उसकी रक्षा के लिए भेजा था। हालांकि 12 ईगल गार्ड्स को रुद्रसेन ने हरा दिया था और उसके सभी रक्षकों को रुद्रसेन ने नष्ट कर दिया था। रुद्रसेन की राय में मालविका सिर्फ एक जोकर थी। ये महिला, हालांकि वो अच्छी दिखने वाली थी, उसे एक सुंदरता कहा जा सकता है, लेकिन तो क्या, इस दुनिया में सुंदरियों की कोई कमी नहीं थी। और अब मालविका ग्रीन स्काई पीक की महाप्रबंधक बन गई थी। मालविका जैसा व्यक्ति हृदयांश आर्य तक कैसे चढ़ सकता है? रुद्रसेन इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। महाप्रबंधक लियू, ध्यान रखना, आंतरिक शिष्य हॉल में सभी बुजुर्ग मुस्कुराए और अपनी मुट्ठी पकड़ ली। वे बहुत विनम्र थे, क्योंकि वे जानते थे कि हृदयांश आर्य द्वारा मालविका को महत्व दिया गया था और हृदयांश आर्य निश्चित रूप से भविष्य में एक अद्वितीय पावर हाउस या यहां तक कि एक भगवान भी बन जाएगा। यही कारण था कि ये बुजुर्ग उस पर फिदा थे। मालविका ने थोड़ा सिर हिलाया, हालांकि वह अभी भी एक मार्शल किंग थी। इन संप्रदाय के बुजुर्गों के सामने वो वास्तव में एक उच्च और शक्तिशाली रवैया रखती थी। जहां तक उन बुजुर्गों की बात है, उन्हें अब यह महसूस नहीं हुआ कि उन्हें अपमानित किया जा रहा है। ये ग्रीन स्काई पीक के महाप्रबंधक का दर्जा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन था, उन्हें उसकी ओर देखना था। मालविका बाहर चली गई। दूर से एक क्रेन की चीख सुनाई दे रही थी। एक विशाल अमर क्रेन आकाश शिखर में मंडरा रही है। यह सुनहरे पंख वाली क्रेन थी। इस प्रकार की क्रेन न केवल उड़ान में तेज थी, इसके अलावा यह बेहद बुद्धिमान था। भीषण देखिए, उसकी आंखें ठंडी होकर नीचे की ओर बह गई। कई शिष्यों ने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की जब वे सुनहरे पंख वाले अमर क्रेन की आंखों से मिले। बहन लियू, कृपया क्रेन पर चढ़े। मालविका ने सिर हिलाया और हाथ लहराया। अत्यंत भयंकर सुनहरे पंख वाली अमर क्रेन उड़कर नीचे गिर गई और जमीन पर गिर गई। मालविका अपनी क्रेन पर सवार होकर जाने वाली थी। अचानक उसकी निगाहें जम गई। उसने भीड़ की ओर देखा। प्रति। मालविका की आवाज अलौकिक हो गई। मुझे वास्तव में आपको यहां देखने की उम्मीद नहीं थी। रुद्रसेन ने मालविका की ओर उदासीनता से देखा। मालविका को भी जाहिर तौर पर इसकी उम्मीद नहीं थी। वो मुस्कुराई और बोली, चलो बात करने के लिए जगह ढूंढते हैं। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। मालविका के साथ मिलकर उन्हें एक शांत जगह मिली। आप पूर्वी क्षेत्र में हर जगह वांछित हैं, लेकिन आप उजाड़ क्षेत्र में आ गए। ये वास्तव में अप्रत्याशित है। मालविका रुद्रसेन को देखकर मुस्कुराई। वह चुलबुली थी, लेकिन रुद्रसेन अविचलित थे। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या आप 8वें राजकुमार नहीं हैं? विराज के आदमी, अब आप ब्लू क्लाउड संप्रदाय में क्यों हैं? और आप ग्रीन स्काई पीक के महाप्रबंधक भी बन गए। क्या आप नहीं जानते कि 8वें राजकुमार विराज को विद्रोह की साजिश रचने के लिए मार दिया गया था? मालविका ने पूछा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। उसे 8वें राजकुमार के मामलों के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मालविका ने कहा, हालांकि आपको और मुझे अतीत में कुछ नाखुशी थी, लेकिन ये कोई बड़ी शिकायत नहीं थी। ब्लू क्लाउड संप्रदाय में फिर से मिलने में सक्षम होना भाग्य है। रुद्रसेन, मैं तुम्हें उड़ान भरने का मौका दूंगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे समझ सकते हैं या नहीं। मालविका ने उदासीनता से कहा। उनके उच्च और शक्तिशाली रवैये ने रुद्रसेन को काफी दुखी कर दिया।
हालांकि जब उसने सोचा कि कैसे मालविका का उन यिन यांग दायरे के बुजुर्गों के प्रति उच्च और शक्तिशाली रवैया था, रुद्रसेन को अचानक एक वाक्य याद आया। गौरैया फीनिक्स बन जाती है। मालविका धर्मनिरपेक्ष दुनिया में रहती थी। हालांकि उसने 8वें राजकुमार का अनुसरण किया, लेकिन वास्तव में शक्तिशाली बल के सामने 8वें राजकुमार का उल्लेख नहीं करने के लिए। तो क्या हुआ अगर यह वज्र देश था? अब जब वह ब्लू क्लाउड संप्रदाय जैसे बड़े संप्रदाय में शामिल हो गई थी, तो वो हृदयांश आर्य की एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गई थी। ऐसा लग रहा था कि मालविका एक पल में एक कंगाल से अरबती बन गई है। इसलिए ये अजीब नहीं था कि उसका रवैया हमेशा उच्च और शक्तिशाली था। रुद्रसेन ने पूछा, क्या बात है? सीनियर ब्रदर वर्तमान में कुल 36 लोगों के साथ एक एज्योर स्काई गार्ड बना रहा है। मुझे लगता है कि आप में क्षमता है। मैं आपको एज्योर स्काई गार्ड में शामिल होने की सलाह कैसे दूं? मालविका ने कहा। एज्योर स्काई गार्ड? वो क्या है? रुद्रसेन ने भौहें चढ़ा दी। ये वरिष्ठ भाई के प्रति वफादार एक मौत के बराबर है, मालविका ने कहा। रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा, मौत की कसम खाई। क्या यह सिर्फ एक नौकर नहीं है? क्षमा करें, दिलचस्पी नहीं है। यह बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं था। रुद्रसेन ने कई लोगों की मौत की शपथ ली थी। वे नौकरों से भी बदतर थे। एक मास्टर के आदेश के लिए वे अपने जीवन को छोड़ने में संकोच नहीं करेंगे। ये एक मौत की शपथ थी। रुद्रसेन किसी की मौत की शपथ नहीं लेंगे। रुद्रसेन द्वारा उसे अस्वीकार करते हुए सुनकर मालविका के हाव भाव बदसूरत हो गए। उसने जारी रखा, ऐसे कई लोग हैं जो इस अवसर को पाना पसंद करेंगे। फिर भी जूनियर ब्रदर रुद्र ने वास्तव में इसे अस्वीकार कर दिया। रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए मैं सीनियर सिस्टर लियू से इतना अच्छा पद किसी और के लिए छोड़ने के लिए कहता हूं। मुझे अभी भी यहां काम करना है, इसलिए मैं पहले अपनी छुट्टी लूंगा। रुद्रसेन ने अपनी मुट्ठियां बांधी और आंतरिक शिष्यों के हॉल की ओर चल दिए। आप केवल एक जब्त पीने के लिए मजबूर होने के लिए टोस्ट से इनकार करते हैं। मालविका ने रुद्रसेन की ओर ठंडे भाव से देखा। समय नामक एक आंतरिक संप्रदाय के कुलीन शिष्य छाया से बाहर चले गए। जाहिर है उन्होंने रुद्रसेन और मालविका के बीच की बातचीत सुनी थी। समय ने रुद्रसेन की पीठ पर ठन से नजर डाली और कहा, वो वास्तव में सीनियर ब्रदर की मौत की शपथ लेने से इनकार करने की हिम्मत करता है। ये बव्वा, क्या वह बेशर्म हो रहा है? मालविका ने उपहास करते हुए कहा, हमेशा कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानते हैं। फिर वो सुनहरे पंख वाली क्रेन पर सवार हो गई और आकाश में उड़ गई। पलक झपकते ही वो बिना किसी निशान के गायब हो गई। अब रुद्रसेन का मन आकाश में भटक सकता था। इसलिए जब वह चला गया तो वो अपने पीछे दिव्य भावना का एक कतरा भी छोड़ गया। उसने मालविका और समय के बीच की बातचीत सुनी। रुद्रसेन को पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने हृदयांश आर्य की मृत्यु की शपथ लेने से इनकार कर दिया था। मालविका और समय ने पहले से ही उसके प्रति शत्रुता विकसित कर ली थी। क्या मजाक है? क्लियर स्काई पीक पर भरोसा करने के लिए कई शक्तिशाली शिष्य होने चाहिए। उन्होंने उनमें से एक को क्यों नहीं चुना? इसके बजाय वे बाहर भर्ती कर रहे थे। जाहिर है हर कोई जानता है कि मौत की शपथ लेना किसी और का कुत्ता बनने के बराबर है। अगर उनका मालिक चाहता है कि वे आत्महत्या करें तो वे मना नहीं कर सकते। वे पूरी तरह से अपनी स्वतंत्रता और स्वयं खो देंगे। एक बड़े संप्रदाय के शिष्य के रूप में उनका भविष्य उज्ज्वल है। कौन मौत की शपथ लेने को तैयार होगा? उन्होंने कहा, ये मालविका और समय वास्तव में मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैंने हृदयांश आर्य की मौत की शपथ लेने से इनकार कर दिया था। वे वास्तव में खुद के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं। ये सबसे अच्छा है अगर वे मुझे उकसाते नहीं हैं। अन्यथा मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वे बिना कब्रिस्तान के मर जाएं। रुद्रसेन मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके दिल में उपहास था। वह आंतरिक शिष्यों के हॉल की ओर चल दिया। 2 घंटे बाद
रुद्रसेन आंतरिक शिष्यों के हॉल से बाहर चले गए। 1 महीने बाद रुद्रसेन ने ब्लू क्लाउड संप्रदाय को छोड़ दिया और पूर्वी सागर की ओर चल पड़े। भगवान के खंडहर विश्ववृक्ष। रुद्रसेन ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक आशावादी नजर आ रही थी। यदि वह वास्तव में विश्ववृक्ष का टुकड़ा प्राप्त कर सकता है, फिर भविष्य की उपलब्धियां, शायद वह वास्तव में प्राचीन देवताओं तक पहुंच सकता था या उनसे आगे निकल सकता था। पूर्वी क्षेत्र पूर्वी सागर की सीमा से लगा हुआ था। एओलाई अमर देश पूर्वी क्षेत्र की एक प्रसिद्ध प्राचीन राजधानी थी। एओलाई अमर देश में हमेशा अमर की अफवाहें थी। बेशक सबसे प्रसिद्ध एओलाई देश में हुआगुओ पर्वत था। एओलाई देश और पूर्वी सागर के बीच की सीमा पर सफेद कोहरा बना हुआ था। हुआगुओ पर्वत नामक एक अमर पर्वत था। यह अफवाह थी कि पूर्वी सागर की चोटी पर एक अजीब पत्थर था। यह दुनिया की शुरुआत से ही बना था और सूर्य और चंद्रमा के सार के साथ साथ दुनिया के ज्वार की शक्ति को अवशोषित करता था। अजीब पत्थर ने एक दिव्य इच्छा उत्पन्न की। इसे अनगिनत वर्षों से पोषित किया गया था। एक पत्थर का बंदर बाहर कूद गया। यह पत्थर का बंदर अतीत में और भी प्रसिद्ध था। इसे पवित्र युद्ध वानर के नाम से जाना जाता था। यह आकाश और पृथ्वी के खिलाफ लड़ा। इसका मुकाबला कौन कर सकता है? अनगिनत साल बीत चुके थे, लेकिन एओलाई देश में हुआगुओ पर्वत की किंवदंती अभी भी प्रसिद्ध थी। पूर्वी सागर के तट पर अनगिनत लोगों ने गहराई में देखा। ऐसा कहा जाता था कि हुआगुओ पर्वत सफेद कोहरे की गहराई में स्थित था। क्या वास्तव में हुआगुओ पर्वत है? एक किसान ने पूछा। एक बूढ़े किसान ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बेशक वह है। ये एक कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, इसलिए ये झूठी नहीं हो सकती। हुआगुओ पर्वत है या नहीं? चलो चलते हैं और इसकी जांच करते हैं। एक किसान ने कहा, सफेद कोहरे में डूबी दुनिया के लिए उड़ान भरना चाहता था। बूढ़े किसान ने उदासीनता से कहा, हुआगुओ पर्वत सफेद कोहरे की गहराई में है। हालांकि ये मृत्यु की भूमि नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि ये और भी भयानक है। जब उसने बूढ़े किसान की बातें सुनी, तो उस किसान की अभिव्यक्ति जो जाकर इसकी जांच करना चाहती थी, अचानक बदल गई। गॉडलुओ क्लिफ पर जो हुआ उसने पहले ही 3000 प्रांतों को हिला दिया था। इसने दुनिया को बताया कि मृत्यु की भूमि कितनी भयानक थी। एक रात में 100 मील के भीतर घास का एक भी तिनका नहीं उगा। अनगिनत किसान राख में बदल गया। अनगिनत जीवित प्राणी धूल में बदल गया। अगर यह मौत की भूमि से भी अधिक भयानक था, फिर हुआगुओ पर्वत का आतंक अकल्पनीय था। क्या हुआगुओ पर्वत से कोई बाहर नहीं आया है? रुद्रसेन ने पूछा। अनगिनत वर्षों से कोई भी बाहर नहीं आया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उन्हें शाप दिया गया था। बूढ़े किसान ने कहा, अभिशाप? क्या अभिशाप? किसी ने उत्सुकता से पूछा। ऐसा कहा जाता है कि उन दिनों में सेंट बैटल ऐप ने आकाशीय दुनिया में कहर बरपाया था। उसने आकाशीय दुनिया को लगभग नष्ट कर दिया। इसलिए आकाशीय दुनिया के साथ बुद्धों ने हाथ मिलाया और संत युद्ध वानर को मार डाला। उन्होंने फूलों और फलों के पहाड़ को भी शाप दिया। फूलों और फलों के पहाड़ के वंशज नहीं जा सकते और बाहरी लोग फूलों और फलों के पहाड़ में प्रवेश नहीं कर सकते। बूढ़े किसान ने कहा। रुद्रसेन ने उसकी ठुड्डी को सहलाया। वह नहीं जानता था कि बूढ़े किसान की बातें कितनी भरोसेमंद थी। अगर यह सच था, पवित्र युद्ध वानर और 7 प्राचीन बुद्धों के बीच की लड़ाई और अमर क्षेत्र के बड़े शॉट्स ने दुनिया को चौंका दिया होगा। छोटे रुद्र, क्या वो तुम हो? इस समय एक आश्चर्यचकित आवाज सुनाई दी। रुद्रसेन ने देखा और देखा कि एक सुंदर युवक उसकी ओर देख रहा है। नागर। इस युवक को देखकर रुद्रसेन का चेहरा तुरंत चमक उठा। ये वास्तव में संदीप नागर थे। उस समय वे दोनों देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में मिले थे। उस समय
वे केवल 16 या 17 वर्ष के थे। पलक झपकते ही 5 साल बीत गए। अच्छा भाई, मैंने नहीं सोचा था कि आप पूर्वी क्षेत्र में आएंगे। संदीप नागर ने आकर रुद्रसेन को गले लगा लिया। रुद्रसेन ने भी संदीप नागर को गले लगा लिया। पुराने दोस्त फिर मिले। बेशक ये खुश होने की बात थी। चलो ग्लोरी बाउंड सिटी वापस चलते हैं। संदीप नागर सईद। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और संदीप नागर के पीछे पीछे ग्लोरी बाउंड सिटी की ओर चल दिया। ग्लोरी बाउंड सिटी ज्यादा दूर नहीं था। यह समुद्र से लगभग 20 मील दूर था। शहर की दीवार पर खड़े होकर शानदार समुद्र देखा जा सकता था। डेनी बिल्डिंग के बाहर तलवार सेलेस्टियल डेनी द्वारा लिखी गई एक कविता थी। क्या आपको पीली नदी का पानी आकाश से समुद्र की ओर बहते हुए नहीं दिखाई दे रहा है? क्या आपको पीली नदी का पानी आकाश से समुद्र की ओर बहते हुए नहीं दिखाई दे रहा है? क्या आपको आईने में उदास सफेद बाल नहीं दिखते हैं? जैसे सुबह काले बाल, शाम को बर्फ की तरह। व्यक्ति को जीवन का पूरा आनंद लेना चाहिए। सुनहरे प्याले को चांद के सामने खाली न होने दे। मैं उपयोगी होने के लिए पैदा हुआ हूं। पैसा खर्च होने के बाद वापस आ जाएगा। भेड़ पकाना और आनंद के लिए गायों का वध करना। एक बार में 300 कप पीना। मास्टर सेन, डैन क्यूशिंग। जब शराब परोसी जाती है तो रुके नहीं। मैं तुम्हारे साथ एक गाना गाऊंगा। कृपया मेरी बात सुनिए। घंटियां और ड्रम महंगे नहीं हैं। मुझे आशा है कि आप नशे में होंगे और नहीं उठेंगे। प्राचीन काल से ही ऋषि एकाकी रहे हैं। केवल पीने वाले ही अपना नाम छोड़ते हैं। चेन के राजा दावत देते थे और 10,000 कप शराब पीते थे। आप क्यों कहते हैं कि आपके पास कम पैसा है? आपको इसे सही तरीके से पीना चाहिए। बहुरंगी घोड़े, 1000 सोने के फर कोट बढ़िया शराब के लिए बदले जाएंगे। आपके साथ अनंत काल के दुख। डेनी को शराब से उतना ही प्यार था जितना कि उसकी जिंदगी। अतीत में वह 10 साल से अधिक समय तक डेनी बिल्डिंग में रह रहा था। अब डेनी बिल्डिंग एक लोकप्रिय रेस्तरां बन गई थी। रुद्रसेन और संदीप नागर वहां थे। उन्होंने कुछ खाना और शराब का ऑर्डर दिया और खाना खाते हुए बातें की। रुद्रसेन, तुम कहाँ थे? कुछ साल पहले मैं आपको खोजने के लिए पूर्वी प्रांत गया था, लेकिन मैंने पाया कि आप पूर्वी प्रांत में हर जगह वांछित थे। संदीप नागर सईद। क्या इओ तियान प्राचीन राजधानी मुझे ढूंढ रही है? रुद्रसेन की आंखें ठंडी चमक उठीं। संदीप नागर ने सिर हिलाया। हां, ये इओ तियान प्राचीन राजधानी है। उन्होंने कहा, पिछले कुछ वर्षों में कई चीजें हुई हैं। मैंने पूर्वी प्रांत छोड़ दिया और ब्लू क्लाउड संप्रदाय में शामिल हो गया। रुद्रसेन ने कहा, ब्लू क्लाउड संप्रदाय? हुआंगयू में ब्लू क्लाउड संप्रदाय? संदीप नागर ने पूछा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। द ब्लू क्लाउड संप्रदाय। अब क्या? आप पूर्वी प्रांत में क्यों आए? संदीप नागर ने उत्सुकता से पूछा। देवताओं के खंडहर खुलने वाले हैं। मैं वहां जाने की योजना बना रहा हूं। रुद्रसेन ने कहा, मैंने इसके बारे में सुना है। मैं देवताओं के खंडहरों में जाने की भी तैयारी कर रहा हूं। क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? संदीप नागर मुस्कुराए। हाँ, हम भाई फिर से एक साथ काम कर सकते हैं। चीयर्स। रुद्रसेन ने अपना गिलास उठाया। संदीप नागर ने अपना गिलास उठाया और पी लिया। रात में रुद्रसेन संदीप नागर के पीछे पीछे नागर कबीले में गए। नगर कबीला ग्लोरी बाउंड सिटी के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित था। वहां एक विशाल हवेली थी जो 1000 एकड़ से अधिक के क्षेत्र को कवर करती थी। रुद्रसेन चौंक गए। वास्तव में ग्लोरी बाउंड सिटी में इतनी बड़ी हवेली थी। नगर कबीला सरल नहीं था। हालांकि जब रुद्रसेन ने हवेली में प्रवेश किया तो उन्हें लगा कि यह ठंडा और हंसमुख था। ये एक बहुत बड़ी हवेली थी। ये इतना शांत था कि वो किसी को नहीं देख सकता था। नागर, तुम्हारे कबीले कहाँ हैं? रुद्रसेन ने उत्सुकता से पूछा। संदीप नागर फूट फूट कर मुस्कुराए।
नगर कबीले में केवल मैं, मेरी बहन, 2 पुराने नौकर और एक नौकरानी है। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। जब उन्होंने संदीप नागर के अकेलेपन को देखा तो उन्होंने कोई और सवाल नहीं पूछा। जब वे हवेली में दाखिल हुए तो लगभग 14-15 साल की एक नौकरानी ने संदीप नागर और रुद्रसेन को देखा। उन्होंने संदीप नागर को प्रणाम किया। यंग मास्टर, आप वापस आ गए हैं। संदीप नागर ने सिर हिलाया और नौकरानी की ओर इशारा किया। ये मेरी बहन की निजी नौकरानी है। उसका नाम इनाया है। ये सेन गोंगजी है। इनाया सेन गोंगजी का अभिवादन करती है। छोटी लड़की ने रुद्रसेन के सामने झुकते हुए शर्माते हुए कहा। रुद्रसेन ने थोड़ा सिर हिलाया। इनाया, जाओ और दूसरा कमरा तैयार करो। संदीप नागर सईद, हाँ यंग मास्टर, मैं अब जाऊंगा। इनाया ने सिर हिलाया और चली गई। संदीप नागर रुद्रसेन को गेस्ट रूम में ले आए। घर में नौकर नहीं होने के कारण संदीप नागर को खुद चाय डालनी पड़ी। कुछ ही समय बाद एक 16 या 17 साल की लड़की आई। ये युवा लड़की लंबी और पतली थी और उसका चेहरा उत्तम और सुंदर था। वह संदीप नागर की छोटी बहन सानवी नागर थी। सानू, आप सही समय पर आई हैं। ये वो रुद्रसेन है जिसके बारे में मैं आपको अक्सर बताता हूं। ये मेरी बहन है, सानवी है। संदीप नागर मुस्कुराए। सानवी नागर ने रुद्रसेन को प्रणाम किया और कहा। सानवी ने बिग ब्रदर रुद्र को नमस्कार किया। सानवी नागर की आवाज कोमल और खूबसूरत थी। वो नाजुक और प्यारी लग रही थी। इतने सालों तक एक दूसरे को न देखने के बाद रुद्रसेन और संदीप नागर के बीच स्वाभाविक रूप से बात करने के लिए बहुत कुछ था। सानवी नागर के जाने के बाद वे दोनों छत पर बैठ गए और वर्षों से अपने अनुभवों के बारे में बात करते हुए शराब पी। देर रात वे पूरी तरह से नशे में थे। रुद्रसेन संदीप नागर को वापस अपने कमरे में ले गए। रुद्रसेन अक्सर बूढ़े शराबी के साथ शराब पीते थे, इसलिए उनकी शराब सहनशीलता लंबे समय से प्रशिक्षित थी। लेकिन जाहिर है, संदीप नागर की शराब सहनशीलता बहुत खराब थी। संदीप नागर बेड पर गहरी नींद सो रहे थे। रुद्रसेन पालथी मारकर बैठे और पुरातन ड्रैगन्स हाथी कला को प्रसारित किया। 36 चक्र बाद वो अब नशे में नहीं था। फिर रुद्रसेन ने 90,000 सितारों की गति का निरीक्षण करना शुरू किया। पहले दिन की सुबह रुद्रसेन की नींद खुल गई। बड़े भाई रुद्र, क्या मेरा भाई यहां है? मैंने कुछ सूप बनाया है। इसे पीने के बाद आपका शरीर काफी बेहतर महसूस करेगा। सानवी नागर ने धीरे से कहा। तुम्हारा भाई अभी तक नहीं उठा है, उसे थोड़ी देर सोने दो। रुद्रसेन ने कहा। तो कृपया मेरे साथ चलो, बिग ब्रदर रुद्र, सानवी नागर ने लाल चेहरे के साथ कहा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और सानवी नागर के पीछे पीछे डाइनिंग रूम में चले गए। सानवी नागर ने रुद्रसेन के लिए सूप का कटोरा डाला। रुद्रसेन के पीने के बाद उन्हें हर तरफ गर्मी महसूस हुई। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके दिल में आहें भर गई। सानवी नागर न केवल सुंदर थी, बल्कि वह सौम्य और सुखद भी थी। नई लड़की का खाना पकाने का कौशल बहुत अच्छा है। मैंने कई सालों में इतना स्वादिष्ट सूप नहीं खाया है। रुद्रसेन ने कटोरा और चॉपस्टिक नीचे रखी और मुस्कुराते हुए कहा। रुद्रसेन द्वारा प्रशंसा किए जाने के बाद सानवी नागर थोड़ा शर्मा गई और बोली, जब तक आप इसे पसंद करते हैं। सानवी नागर ज्यादा देर तक नहीं टिकी। वह एक लड़की थी, इसलिए वह रुद्रसेन के साथ ज्यादा समय नहीं बिताना चाहती थी। रुद्रसेन बाहर चला गया। गर्म धूप चमक रही थी। वो विशाल आंगन में घूमता रहा। नगर कबीले की जमीन बहुत बड़ी थी। ये हवेली संभवतः अमूल्य थी। एक छोटे से आंगन के सामने रुद्रसेन ने एक पुराने नौकर को पत्थर की सीढ़ियों के सामने बैठा धूप सेकते हुए देखा। रुद्रसेन ने आकर बूढ़े नौकर का अभिवादन किया। बूढ़ा नौकर मुस्कुराया और कहा, आपके जैसे युवा और विनम्र व्यक्ति को देखना दुर्लभ है। रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, बुजुर्गों का सम्मान करना एक पारंपरिक गुण है।
बूढ़े नौकर ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही ऐसा है, फिर भी इन गुणों को कौन याद रखता है? ये युवा मास्टर सेन गोंगजी होना चाहिए जिसका इनाया ने उल्लेख किया था, है ना? रुद्र सेन ने सिर हिलाया और कहा, वह मैं हूं। कई साल हो गए हैं जब मैंने युवा मास्टर को एक दोस्त को घर लाते देखा है। वास्तव में मैंने युवा मास्टर को दोस्त बनाते हुए कई साल हो गए हैं। रुद्रसेन के दिल की धड़कन रुक गई और उन्होंने कहा, बड़े नागर कबीले की हवेली इतनी बड़ी है, इसलिए इसमें बहुत सारे लोग होने चाहिए। इतने कम लोग ही क्यों बचे हैं? बूढ़े नौकर ने आप भरते हुए कहा, शुरुआती वर्षों में नगर कबीला ग्लोरीबाउंड सिटी के 10 महान कुलों में से एक था। हालांकि 10 साल पहले नागर कबीले को एक आपदा का सामना करना पड़ा। एक आपदा। रुद्रसेन ने भौहें सिकोड़ ली। बूढ़े नौकर ने सिर हिलाया और कहा, नगर कबीले को किसी प्रकार का अभिशाप का सामना करना पड़ा, जिससे उसके कबीले एक एक करके नष्ट हो गए। यहां तक कि एक सर्वशक्तिमान पूर्वज भी इस आपदा से बचने में सक्षम नहीं था। नागर कबीले के सभी अनुयायी और रक्षक क्रमिक रूप से भाग गए। नौकर भी भागने लगे। मूल रूप से नौकरों से भागना मौत की सजा वाला अपराध था, लेकिन उस समय मालिक दयालु था और उसने सभी नौकरों को रिहा करने का आदेश दिया। अंत में केवल यंग मास्टर यू और मिस सानवी ही बच गए। जहां तक नौकरों की बात है, वे सभी भाग गए। ऐसे ही विशाल नागर कबीले का पतन हो गया। रुद्रसेन कमोबेश अनुमान लगा सकते थे कि आगे क्या हुआ। केवल 2 वफादार पुराने नौकर और इनाया, जिन पर भरोसा करने के लिए कोई नहीं था, पीछे रह गए। 2 पुराने नौकरों की देखरेख में संदीप नागर और सानवी नागर बड़े हुए। ऐसा क्यों हुआ? इतने शक्तिशाली कबीले एक के बाद एक क्यों मर गए? रुद्रसेन ने भौहें सिकोड़ ली। उसे लगा कि यह मामला बहुत ही असामान्य है। इतने विशाल कबीले में एक सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ इसकी देखरेख कर रहा था। हालांकि एक अभिशाप के कारण उनके कबीले के लोगों की दुखद मृत्यु हो गई थी। क्या यह वास्तव में एक अभिशाप था या कोई और कारण था? ये एक कबीले के विनाश की दुश्मनी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि संदीप नागर ने इतनी सख्त खेती की। उन्हें इस तरह की त्रासदी का बोझ उठाना पड़ा। संदीप नागर को स्वाभाविक रूप से खेती करनी पड़ी। दोपहर के समय आखिरकार संदीप नागर की नींद खुल गई। वो काफी देर तक सोया हुआ था। वो पहले कभी इतनी शांति से नहीं सोया था। रुद्रसेन हवेली में गहराई तक चले गए और संदीप नागर आखिरकार चैन से सो पाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि संदीप नागर को पता था, चाहे कुछ भी हो जाए, रुद्रसेन सबसे पहले नोटिस करेंगे। दोपहर में 20 से अधिक लोगों का एक समूह नागर एस्टेट में आया। नेता 26 या 27 साल का युवा मास्टर था। इस शख्स का नाम अदनान था। उसके चेहरे पर एक अहंकारी भाव था। रुद्रसेन ने पाया कि इस व्यक्ति की साधना सरल नहीं थी। वो वास्तव में यिन यांग क्षेत्र का कृषक था। इन लोगों को आते देख सानवी नागर डर के मारे संदीप नागर के पीछे छिप गई। अदनान, तुम फिर से नगर एस्टेट क्यों आए? क्या मैंने पहले ही ऐसा नहीं कहा था? नगर एस्टेट बिक्री के लिए नहीं है, संदीप नागर ने धीमी आवाज में कहा। संदीप नागर, नागर एस्टेट पहले ही मर चुका है। इस संपत्ति की रखवाली करने का क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि नगर एस्टेट ग्लोरीबाउंड सिटी के 10 महान कुलों में से एक था? दिवा स्वप्न देखना बंद करो। आपके नागर कबीले का लंबे समय से पतन हो चुका है। अब मेरे तुओबा कबीले ने आपके नागर कबीले की स्थिति पर कब्जा कर लिया है और ये हवेली मेरे तुओबा कबीले की वर्तमान स्थिति के अनुरूप है। इसे हमें ईमानदारी से बेचें और आप और आपकी बहन सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे। मुझे लगता है कि आप एक दिन वैश्यालय में पुरुषों के एक समूह द्वारा अपनी बहन के साथ बलात्कार होते नहीं देखना चाहते हैं, है ना? अदनान की वासना भरी निगाहें सानवी नागर की ओर देखने लगी। हाँ, ये छोटी लड़की आफरीन है।
उसे देखकर ही मैं उसे चोदना चाहता हूं। तुओबा एस्टेट के अन्य सदस्य वासना से हंसे। सानवी नागर इतनी डर गई कि वह कांपने लगी। तुम मौत को डेट कर रहे हो, संदीप नागर गुस्से से चिल्लाया। उसने अदनान पर मुक्का मारा। अदनान की खेती का स्तर स्पष्ट रूप से संदीप नागर की तुलना में बहुत अधिक था। वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया और संदीप नागर के सामने आ गया। उसने उस पर एक मुक्का फेंका। संदीप नागर का चेहरा पीला पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि वह इस हमले से बच नहीं सकता। नगर एस्टेट में गिरावट के बाद केवल ये संपत्ति बची थी। बाकी वस्तुओं को लंबे समय से विभिन्न प्रमुख ताकतों द्वारा साफ कर दिया गया था। उनके पास खेती के कोई संसाधन भी नहीं बचे थे। संदीप नागर 21 साल की उम्र में मार्शल किंगलेयर की 10वीं परत तक पहुंचने में सफल रहे। यह बेहद मुश्किल था। लेकिन क्या हुआ अगर वह मार्शल किंगलेयर की 10वीं परत पर था? अदनान की तुलना में, जो यिन यांग दायरे में था, वो बहुत कमजोर था। तुम सिर्फ कचरे का एक टुकड़ा हो। तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की, अदनान ने तिरस्कार पूर्वक कहा। भाई, सानवी नागर का चेहरा पीला पड़ गया। सुप्रशिक्षित। अदनान का अटैक संदीप नागर पर लगने वाला था। अचानक अदनान की कलाई पकड़ ली गई। बव्वा, तुम कौन हो? अदनान ने रुद्रसेन की ओर ठंडे भाव से देखा। रुद्रसेन, उसे जाने दो। संदीप नागर ने रुद्रसेन का हाथ पकड़कर कहा। वे वास्तव में तुओबा परिवार को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। संदीप नागर अपने मामलों की वजह से रुद्रसेन को खसाना नहीं चाहते थे। रुद्रसेन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। वह जानता था कि संदीप नागर किस बात को लेकर चिंतित थे। उसने सिर हिलाया और अदनान का हाथ छोड़ दिया। नगर परिवार आपका स्वागत नहीं करता है। FCK, ये बव्वा कहां से आया? तुओबा परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या वो अब और जीना नहीं चाहता? तुओबा परिवार के एक किसान ने अहंकार से शाप दिया। सनसनाहट। अगले ही पल उसने केवल अपने सामने एक आकृति चमकती देखी। रुद्रसेन उनके पक्ष में आ गए। खैर, उसने उसे थप्पड़ मार दिया। थप्पड़, भारी थप्पड़ किसान के चेहरे पर पड़ा। तुओबा परिवार के कृषक को दर्जनों मीटर दूर उड़कर भेजा गया था। बैंग, तुओबा परिवार का कृषक जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा रुद्रसेन ने तोड़ा था। वह तुरंत बेहोश हो गया। आप मौत को डेट कर रहे हैं। बाकी लोग गुस्से में थे। अदनान के हाव भाव बेहद उदास थे। उसने ठंडे स्वर में कहा, बव्वा, तुमने हमला करने की हिम्मत की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरा अनादर करते हो? आप मौत को डेट कर रहे हैं। रुद्रसेन ने उपहास किया। चलो एक साथ हमला करते हैं और इस बव्वा को मार देते हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने तुओबा परिवार के किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाई? वह मौत को दावत दे रहा है। इस बट्टे को मरना होगा। तुओबा परिवार के किसान बेहद घमंडी थे। उन्होंने उपहास किया और हमला करना चाहते थे। हालांकि अदनान ने उन्हें रोक दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि अदनान रुद्रसेन की पृष्ठभूमि के बारे में निश्चित नहीं थे। उसने रुद्रसेन की ओर ठंडे स्वर में देखा और कहा, बव्वा, ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। फिर अदनान ने तुओबा परिवार के किसानों को दूर ले गए। रुद्रसेन ने अदनान की धमकी को गंभीरता से नहीं लिया। अगर संदीप नागर और सानवी नागर के लिए नहीं, तुओबा परिवार के किसान पहले ही मर चुके थे। उन्हें मारने के बाद वह बस इस जगह को छोड़ देगा। हालांकि संदीप नागर, सानवी नागर, 2 पुराने नौकर और इनाया को अभी भी यहां रहना पड़ता था। रुद्रसेन ने अपने दिल में हत्या के इरादे को दबा लिया। रुद्रसेन, मैंने तुम्हें फंसाया है। संदीप नागर ने आह भरते हुए कहा, जल्दी करो और आओ लाई शहर छोड़ दो। मुझे चिंता है कि तुओबा परिवार आपसे नफरत करेगा। रुद्रसेन ने कहा, आप और मैं देवताओं और शैतानों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में
एक साथ जीवन और मृत्यु से गुजरे। हम एक साथ मोटे और पतले दौर से गुजरे हैं। मैं ऐसे समय में कैसे जा सकता हूं? संदीप नागर रुद्रसेन की सुरक्षा को लेकर चिंतित भी थे। हालांकि वो रुद्रसेन के चरित्र को समझ गए। अगर रुद्रसेन नहीं जाना चाहते थे तो वह चले जाएंगे। चाहे वह कैसे भी मना ले, रुद्रसेन नहीं छोड़ेंगे। मुझे आशा है कि तुओबा कबीला बहुत दूर नहीं जाएगा। संदीप नागर ने उदास होकर कहा। धन्यवाद भाई रुद्र। तभी सानवी नागर के चेहरे पर कुछ रंग आ गया। रुद्रसेन ने कहा, चिंता मत करो। मेरे यहां होने के साथ मैं उन लोगों को आपको धमकाने नहीं दूंगा। सानवी नागर ने जोर से सिर हिलाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू गिर रहे थे। रुद्रसेन ने अपना सिर रगड़ा। हालांकि उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गई। वो और संदीप नागर जीवन और मृत्यु एक साथ गुजरे थे। वे भाइयों की तरह थे। संदीप नागर की छोटी बहन, वो रुद्रसेन की छोटी बहन थी। अदनान ने वास्तव में संदीप नागर को धमकाने के लिए सानवी नागर का इस्तेमाल करने की हिम्मत की। रुद्रसेन अदनान को मारना चाहता था। हालांकि ये जगह लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं थी, इसलिए रुद्रसेन ने कोई कदम नहीं उठाया। रात को नागर कबीले के पुश्तैनी हॉल में संदीप नागर पूर्वजों के सामने घुटने टेक बैठे और मन ही मन बुदबुदाए। मैं संदीप नागर अविवाहित हूं। अब नागर कबीले का पैतृक हॉल जो हजारों वर्षों से चला आ रहा है, नष्ट होने वाला है। अगर हम वास्तव में इस पुश्तैनी हॉल की रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो मैं संदीप नागर आशा करता हूं कि पूर्वज मुझे माफ कर सकते हैं। नागर कबीले में केवल मैं और मेरी छोटी बहन सानवी नागर है। मेरा जीवन बेकार है, इसलिए अगर मैं मर भी जाता हूं तो मुझे उम्मीद है कि मेरी छोटी बहन अच्छी तरह से जी सकती है। एक खंभे के सहारे झुके रुद्रसेन ने संदीप नागर के कांपते शरीर को देखा और अपना सिर हिलाने और आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। संदीप नागर के लिए पिछले कुछ वर्षों में यह आसान नहीं था। शायद यह पुश्तैनी हॉल उनकी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन अब अपनी छोटी बहन की रक्षा के लिए वो डगमगा गया था। अदनान ने संदीप नागर को धमकाने के लिए सानवी नगर का इस्तेमाल किया, जिससे संदीप नागर काफी डर गए। अगर सानवी नागर को वाकई वेश्यालय में बेच दिया गया होता, संदीप नागर ने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। वो मर सकता है, लेकिन सानवी नगर को कुछ नहीं हो सका। देर रात तुओबा कबीले के समूह ने वानहुआ बिल्डिंग छोड़ दी। इन कुलीन कबीले के शिष्यों की नाइट लाइफ स्वाभाविक रूप से बहुत रोमांचक थी। वानहुआ बिल्डिंग के लिए ये वह जगह थी जहां सबसे खूबसूरत महिलाएं इकट्ठी होती थी। यह इन कुलीन कबीले के शिष्यों का पसंदीदा स्थान था। 10 से अधिक लोग सड़क पर चल रहे थे। तुओबा कबीले के निवास से केवल एक सड़क बची थी। यहां शांति थी, अन्य सड़कों पर हलचल भरे दृश्य से बिल्कुल अलग। इन बड़े कुलों के बाहर की कुछ सड़कों पर अक्सर कर्फ्यू लगा रहता था ताकि उन्हें परेशान होने से बचाया जा सके। अदनान और अन्य लोग वानहुआ बिल्डिंग में महिलाओं के बारे में बात करते हुए तुओबा कबीले के निवास की ओर चले गए। कभी कभी भद्दी हंसी निकालते थे। अचानक किसी ने कहा, यदि आप मुझसे पूछें, हालांकि वानहुआ बिल्डिंग की महिलाएं सुंदर हैं, उनके पास थोड़ी वेश्या है। संदीप नागर की छोटी बहन सानवी नागर असली सौदा है। हालांकि वह युवा है, वो लंबी है और उसका चेहरा सुंदर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो इतनी कोमल है कि ये पानी की तरह है। हाँ, ये सही है। वह सानवी नागर वाकई स्टनर है। उस लड़की के बारे में सोचकर ही मेरा शरीर इच्छा से जल जाता है। नागर कबीले के एक अन्य किसान ने कहा। सानवी नगर पर चर्चा करते हुए लोगों का समूह भद्दा हंसे। अदनान ने कहा, क्या सानवी नागर को पाना आसान नहीं है? क्या वो कचरा संदीप नागर हमें रोक सकता है? कुछ दिनों में हम तुओबा लाई को अपने साथ लाएंगे। अगर संदीप नागर हमारा सहयोग करते हैं तो हम इसके बारे में भूल जाएंगे। अगर वह नहीं करता है
तो हम उस लड़की को पकड़ लेंगे और आज रात कुछ मजा करेंगे। मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं वास्तव में अब उस लड़की को करना चाहता हूं। तुओबा कबीले के काश्तकारों का समूह भद्दे ढंग से हंसे। उनकी भद्दी हंसी खाली गली में गूंज उठी। किसी ने कहा, क्या होगा अगर वो लड़का संदीप नागर सहयोग करता है? तब हम सानवी नगर के साथ नहीं खेल पाएंगे। उन्होंने कहा, है, संदीप नागर नागर नगर मेंशन में रह रहे हैं। कई लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं। उसके साथ व्यवहार करते समय हमें अभी भी सावधान रहना होगा। लेकिन अगर उसके पास हवेली भी नहीं है तो उस पर कौन ध्यान देगा? उस समय अभिनय करना आसान हो जाएगा। अदनान ने उपहास किया। यंग मास्टर अदनान, आपका क्या मतलब है? संदीप नागर को मार डालो। अपनी हवेली बेचने से उसे जो पैसा मिला वो ले लो। फिर सानवी नागर को पकड़ो। चलो कुछ मजे करते हैं, एक तुओबा कबीले के कृषक ने कहा। अदनान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा यही मतलब था। आप सिखाने लायक हैं। यंग मास्टर अदनान बुद्धिमान है। लोगों के समूह ने तुरंत अदनान की चापलूसी करना शुरू कर दिया। अचानक किसी ने कहा, अरे देखो, वहां कोई चल रहा है। वो आदमी कौन है? वो आधी रात को हमारे तुओबा कबीले की सड़कों पर घूमने की हिम्मत करता है। क्या वो जीने से थक गया है? तुरंत तुओबा परिवार का एक सदस्य ठंडे स्वर में हंसा। उसने दूर से सड़क से चलने वाली आकृति को ठंडी निगाहों से देखा। धुंधली आकृति दूर से आ गई। आखिरकार अदनान और अन्य लोगों ने उसका चेहरा साफ देखा। ये तुम हो। अदनान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, जो ठंडी रोशनी से चमक उठीं। उन्होंने रुद्रसेन को पहचान लिया। तुओबा परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उसे पहचान लिया। क्या ये नगर परिवार का बच्चा नहीं था? वह यहां क्यों था? लेकिन फिर इन लोगों ने उपहास किया। ये बच्चा लापरवाही से तुओबा परिवार के अड्डे की ओर भागा था। क्या वो यहां मरने के लिए आया था? अदनान ने अपना हाथ लहराया और तुओबा परिवार के काश्तकारों ने जल्दी से फैलकर रुद्रसेन को घेर लिया। तुम्हारी हिम्मत तुओबा परिवार में आने की कैसे हुई? आप वास्तव में नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है। अदनान की आंखें ठंडी थी और वे हत्या के इरादे से चमक उठीं। रुद्रसेन ने ऊपर देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि अदनान की ओर चल दिया। इस बच्चे को मार डालो। अदनान ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। तुओबा परिवार के काश्तकार जानते थे कि रुद्रसेन की साधना सरल नहीं थी, इसलिए उन्होंने दूर से हमला करने का फैसला किया। एक एक करके उन्होंने अपने शक्तिशाली धर्म खजाने को बाहर निकाला। बस तीव्र कंपन आकाश में बह गए और बाहर निकल गए। अविश्वसनीय खजाने एक के बाद एक रुद्रसेन की ओर उड़ते गए। उड़ती तलवारें, जेड शासक, ठंडी लड़ाई कुल्हाड़ी, और इसी तरह हर एक हथियार बेहद शक्तिशाली था, क्योंकि वे ये फुटिन की ओर विस्फोट कर रहे थे। इन सभी लोगों के चेहरे पर ठंडे और भयावह भाव थे। उनकी आंखों में रुद्रसेन मजबूत थे, लेकिन तो क्या, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों न हो, भले ही वह लोगों के इस समूह से घिरा हुआ हो, फिर भी वह मर जाएगा। इसके अलावा उनके पास एक यिन्यांग क्षेत्र की खेती करने वाला था। शक्तिशाली धर्म खजाने रुद्रसेन को मारने वाले थे। इस समय रुद्रसेन स्काई स्प्लिटर के साथ बाहर हो गए। बस तीव्र कंपन उछल पड़े, आकाश और पृथ्वी में फैल गए। एक विनाशकारी शक्ति अचानक फूट पड़ी। 100 फुट लंबी ब्लेड लाइट बह गई। झंझनाना, झंझनाना। 100 फुट लंबे ब्लेड लाइट के हमले के तहत धर्म के खजाने को तुरंत फाड़ दिया गया और नष्ट कर दिया गया। फिर भयानक ब्लेड लाइट तुओबा परिवार के काश्तकारों की ओर बह गई। कश, एक फटने की आवाज सुनाई दी। तुओबा परिवार के काश्तकारों की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी लोगों के चेहरे अचानक बदल गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि रुद्रसेन इतने शक्तिशाली होंगे। अदनान ने धीमी आवाज में कहा,
ये बच्चा अविश्वसनीय रूप से जंगली है। तुओबा परिवार के गश्ती गार्डों को एक संकेत भेजे। जब विशेषज्ञ पहुंचेंगे तो वे इस बव्वा को जिंदा पकड़ लेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि वो बिना लाश के मर जाए। हाँ, तुरंत तुओबा परिवार के एक किसान ने एक संकेत भेजा। आतिशबाजी आसमान में उड़ गई। हालांकि लौ एक पल में बुझ गई। एक महान गठन। अदनान के हाव भाव बेहद उदास थे। रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है, ये एक महान सरणी है। मैं सभी को यह बताना भूल गया कि मैं एक अर्थ रैंक एरे मास्टर हूं। क्या? एक पृथ्वी रैंक सरणी मास्टर? रुद्रसेन की बातों से अदनान और अन्य लोग लगभग डर गए थे। एक पृथ्वी रैंक स्पिरिट एरे मास्टर के पास कम से कम सृष्टि क्षेत्र में एक आत्मा होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके सामने इस व्यक्ति के पास सृष्टि के क्षेत्र में एक आत्मा थी? यह बिल्कुल अविश्वसनीय था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि हर किसी के दिल में एक आवाज है जो उन्हें बता रही है कि रुद्रसेन ने जो कुछ भी कहा वो सच था। अदनान और अन्य लोग भी जानते थे कि पृथ्वी रैंक स्पिरिट एरे मास्टर का क्या मतलब होता है। यहां तक कि एक येन यांग दायरे का कल्टिवेटर भी पृथ्वी रैंक स्पिरिट एरे मास्टर द्वारा स्थापित एक सरणी के सामने थक जाएगा। अदनान ने एक पल के लिए महसूस किया और फिर राहत की सांस ली। हालांकि यहां एक महान गठन था। अदनान ने पाया कि यहां महान गठन सिर्फ एक साधारण भ्रम सरणी थी, कोई हत्या सरणी नहीं थी। अगर यह सिर्फ एक भ्रम सरणी थी तो यह कहना मुश्किल था कि कौन विजयी होगा। अदनान ने ठंडे स्वर में कहा, बव्वा, क्या तुम नागर परिवार के लिए हमसे दुश्मन बना रहे हो? नागर परिवार ने आपको क्या लाभ दिए? तुओबा परिवार आपको दोगुना देगा। इसके बारे में कैसा है? फायदे? रुद्रसेन के हाव भाव बर्फ ठंडी थे। उन्होंने कहा, संदीप नागर मेरे भाई हैं और सानवी नागर मेरी बहन है। आपने वास्तव में मेरे भाई और बहन को धमकाने की हिम्मत की। केवल मृत्यु आपका इंतजार कर रही है। जाओ, चलो उसे एक साथ मार डालते हैं। अदनान ने देखा कि रुद्रसेन जिद्दी है और तुरंत ठंडे स्वर में चिल्लाया, बूम, बूम, बूम। विशेषज्ञों के एक समूह ने एक के बाद एक हमले किए। सभी प्रकार के जादू के खजाने ने रुद्रसेन पर हमला किया। स्लैश। रुद्रसेन के हाव भाव उदासीन थे। इन लोगों से निपटना धूल उड़ाने जितना आसान था। एक स्काई स्प्लिटिंग स्लैश जारी किया गया था। तुरंत तुओबा परिवार के विशेषज्ञ एक के बाद एक मारे गए। अदनान को भी पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अदनान एक येन यांग क्षेत्र का किसान था। हालांकि वो केवल येन यांग दायरे के पहले आकाश में था। रुद्रसेन का कोई मुकाबला नहीं था। मार्शल सोल सक्रिय करें। अदनान ठंडे स्वर में चिल्लाया। फिर उसके डेंटिन से एक ठंडी रोशनी निकली। बैंगनी बिजली आपस में जुड़ी हुई थी। बिजली की एक तलवार बिजली के भीतर संघनित हो गई। यह बिजली की तलवार थी। वह तेजी से रुद्रसेन की ओर बढ़ गया। बव्वा, मेरी बिजली की तलवार पर सबसे हिंसक हमला हुआ है। आइए देखें कि आप इसे कैसे ब्लॉक करते हैं। अदनान स्पष्ट रूप से अपनी मार्शल सोल में बहुत आश्वस्त था और उपहास करता था। रुद्रसेन के हाव भाव उदासीन थे। यह सिर्फ एक कचरा मार्शल सोल है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, 5 भस्म करने वाली मार्शल आत्माएं घूम गई। 5 विकृत ब्लैक होल दिखाई दिए और बिजली की तलवार तुरंत खाली गई। नहीं, ये कैसे संभव है? अदनान अविश्वास से दहाड़ने लगा। सनसनाहट। रुद्रसेन अदनान की ओर दौड़े। अदनान चौंक गया। वो जल्दी से पीछे हट गया। हालांकि अदनान को अचानक एहसास हुआ कि उसका शरीर किसी भयानक शक्ति से संयमित लग रहा था। वो हिल नहीं सकता था। अगले ही पल अदनान को अपने डेंटिन में तेज दर्द महसूस हुआ। वह चिल्लाया क्योंकि उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। वो एक झटके के साथ जमीन पर गिर गया। उसका शरीर हिंसक रूप से हिल गया। अदनान ने खून की उल्टी कर दी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था।
वो ये जानकर चौंक गया कि उसका डेंटियन इसे नष्ट कर दिया गया था। आह, तुमने मुझे अपंग कर दिया। तुमने वास्तव में मेरे डेंटियन को अपंग कर दिया। बव्वा, तुम एक भयानक मौत मरेंगे। तुओबा परिवार आपको जाने नहीं देगा। अदनान का चेहरा राख हो गया था। उसकी आंखों में अंतहीन नफरत थी। रुद्रसेन ने उपहास किया। तुओबा परिवार सिर्फ एक प्राचीन परिवार है। अगर मैं यिन यांग दायरे में प्रवेश कर गया तो मैं तुओबा परिवार को उखाड़ फेंकने में सक्षम हो जाऊंगा। रुद्रसेन के हाव भाव उदासीन थे। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और तलवार क्यूई से वार किया। कश! अदनान के मांस का एक टुकड़ा तुरंत फाड़ दिया गया। अदनान बार बार चिल्लाया। पफ, पफ, पफ। घनी तलवार क्यूई बाहर निकल गई। अदनान का मांस टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दिया गया था। मुझे मार डालो। अदनान का शरीर दर्द से कांप रहा था क्योंकि वह जोर से भीख मांग रहा था। तुम्हें मार डालो। क्या यह आपको बहुत आसानी से दूर नहीं कर रहा होगा? रुद्रसेन की निगाहें बेहद ठंडी थी। दुश्मन का सामना करते समय रुद्रसेन कभी रहम नहीं करेंगे। उनके तरीके निर्दयी और निर्दयी। घनी तलवार क्यूई अदनान की ओर बढ़ गई। चीख पुकार सुनी जा सकती थी। तुओबा परिवार का निवास सिर्फ एक सड़क दूर था। हालांकि इस जगह को एक भ्रम सरणी द्वारा सील कर दिया गया था। अदनान को अपने परिवार से मदद मांगने में असमर्थ होना तय था। अदनान ने डर के मारे रुद्रसेन की ओर देखा। वो पछतावे से भर गया। उसने ऐसे राक्षस को क्यों उकसाया, जबकि वो अंतहीन भय और पछतावे से भरा हुआ था। अदनान को रुद्रसेन ने मार डाला था। ग्लोरी बाउंड सिटी। तुओबा परिवार के उच्चाधिकारियों ने उग्र रूप से दहाड़ लगाई। कौन? ये कौन है? मेरे तुओबा परिवार के इतने सारे विशेषज्ञों को मारने की हिम्मत कौन करता है? जांच करना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है। हमें उन्हें उनके खून से भुगतान करना चाहिए। तुओबा परिवार के उच्च अधिकारी पागल होने वाले थे। तुओबा परिवार से सड़क के ठीक उस पार एक यिन यांग क्षेत्र की खेती करता 10 से अधिक शिखर मार्शल किंग कल्टिवेटर, वे सभी ऐसे ही मारे गए। अदनान, जो यिन यांग दायरे में था, को 1000 कटों द्वारा मार डाला गया था। क्या यह तुओबा परिवार के लिए उकसावे की कार्रवाई थी? अदनान की मौत की खबर तेजी से पूरे ग्लोरी बाउंड सिटी में फैल गई। इस मामले ने भारी हंगामा मचा दिया। हालांकि इस मामले ने कई लोगों को खुशी से ताली भी बजाने पर मजबूर कर दिया। अदनान घमंडी था। ग्लोरी बाउंड सिटी में कई लोगों को उसके द्वारा धमकाया गया था। हालांकि अदनान यिन यांग दायरे में था। उन्हें तुओबा परिवार का भी समर्थन प्राप्त था। अदनान को नाराज करने की हिम्मत किसने की? हर कोई केवल अपना गुस्सा निगल सकता था। अब अदनान को 1000 कट द्वारा मार दिया गया था। यह बस बहुत संतोषजनक था। हर कोई इस मामले को लेकर बात कर रहा था। तुओबा परिवार से सड़क के ठीक उस पार किसी ने वास्तव में उनके कई विशेषज्ञों को मार डाला था। इसके अलावा तुओबा परिवार चिंतित नहीं हुआ था। जिस व्यक्ति ने ऐसा किया था वो कितना भयानक था। यंग मास्टर, यंग मिस, बाहर कुछ बड़ा हुआ है। इनाया सुबह किराने की खरीदारी से खुश भाव से लौटी। सानवी नागर ने पूछा, क्या हुआ? उस घृणित अदनान और तुओबा परिवार के 10 से अधिक विशेषज्ञ कल रात मारे गए थे। मैंने सुना है कि अदनान को 1000 कट से मार डाला गया था। बहुत से लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। इनाया ने कहा। आह, ऐसी कोई बात है? सानवी नागर आश्चर्य से चिल्ला उठी। उसने अपने झटके को छिपाने के लिए अपने छोटे से हाथ से अपना मुंह ढक लिया। संदीप नागर भी चौंक गए। अदनान की हत्या किसने की थी? संदीप नागर ने अचानक रुद्रसेन की ओर देखा। रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, नागर, मेरे साथ चलो। संदीप नागर ने सिर हिलाया। भाई रुद्र, आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? सानवी नागर उलझन में पड़ गई।
जब वे रुद्रसेन के कमरे में पहुंचे तो संदीप नागर ने अधीरता से पूछा, रुद्रसेन, क्या तुमने ये किया? रुद्रसेन ने सिर हिलाया। संदीप नागर का चेहरा सदमे और इमोशन से भर गया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्रसेन की ताकत पहले से ही इतनी शक्तिशाली थी। रुद्रसेन ने एक स्वर्ण लॉक फल निकाला। ये वही था जो उसने मैग्नेटिक फॉग लेक से प्राप्त किया था। उस समय रुद्रसेन को कुल 3 स्वर्ण ज्वाला फल प्राप्त हुए थे। गोल्डन फ्लेम फ्रूट एक स्वर्गीय खजाना था। यह एक कृषक को यिन यांग दायरे में प्रवेश करने में मदद कर सकता है। ये एक ऐसा खजाना था जिसके लिए अनगिनत लोग पागल हो जाएंगे। अच्छी चीज, वह इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करना चाहता था। सीकॉन्ग, मैं देख सकता हूं कि आपका दिव्य न्यायालय चमक रहा है। ऐसा लगता है कि आप यिन और यांग परत तक पहुंचने वाले हैं। लेकिन यिन और यांग परत तक पहुंचना आसान नहीं है। इस गोल्डन फायर फ्रूट को लें। यह आपको यिन और यांग परत तक पहुंचने में मदद करेगा। रुद्रसेन ने कहा, क्या यह पौराणिक गोल्डन फायर फ्रूट है? संदीप नागर का चेहरा सदमे से भर गया। गोल्डन फ्लेम फ्रूट। स्वाभाविक रूप से उसने इसके बारे में सुना था, लेकिन उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। अब उसके सामने एक गोल्डन फ्लेम फ्रूट था। उसके दिल में सदमा स्वाभाविक रूप से अवर्णनीय था। जब आप तोड़ते हैं तो आपको एक गोल्डन फ्लेम फ्रूट की आवश्यकता होगी। मैं ये गोल्डन फ्लेम फ्रूट नहीं ले सकता। संदीप नागर ने सिर हिलाया। रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास यहां 2 और हैं। आपके पास बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। संदीप नागर दंग रह गए। फिर उसने रुद्रसेन की छाती पर मुक्का मारा। लेकिन फिर संदीप नागर ने रुद्रसेन को ईमानदारी और कृतज्ञता से देखा और कहा, भाई, मैं धन्यवाद नहीं कह सकता क्योंकि ये बहुत दिखावा है। रुद्रसेन को पता था कि संदीप नागर काफी दबाव में है। उनके कबीले के लोगों की दुखद मौत, खून का झगड़ा, उसकी बहन की सुरक्षा, तुओबा परिवार का उत्पीड़न, सब कुछ उसके कंधों पर भारी पड़ रहा था। वो वास्तव में यिन और यांग परत को तोड़ने के लिए उत्सुक था। रुद्रसेन ने कहा, आप और मैं भाई हैं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जाओ और गोल्डन फ्लेम फ्रूट को परिष्कृत करो। ठीक है। संदीप नागर ने जोर से सिर हिलाया। फिर वो गोल्डन फ्लेम फ्रूट को परिष्कृत करने के लिए अपने कमरे में लौट आया। एक दिन बाद संदीप नागर के कमरे से चौंकाने वाली लहरें फैल गई। मैं आखिरकार टूट गया। मैं आखिरकार यिन और यांग परत तक पहुंच गया। संदीप नागर ने उत्साह से कहा, भाई, तुम टूट गए। एकदम बढ़िया। सानवी नागर ने उत्साह से ताली बजाई। रुद्रसेन मुस्कुराया। सीकॉन्ग भी यिन यांग दायरे में आ गया है। मुझे थोड़ा और इंतजार करना चाहिए और आशा करनी चाहिए कि मुझे विश्व वृक्ष का एक टुकड़ा मिल सकता है। मैं इसे सक्रिय करूंगा और इसे अपने डेंटियम में लगाऊंगा। विश्व वृक्ष की मदद से मैं अपनी युद्ध शक्ति को 1 दर्जन गुना बढ़ा पाऊंगा। रुद्रसेन ने अपनी ठुड्डी को रगड़ दिया और सोचा,